दर्शकों, सोचिए अगर आपको ऐसा कोई साथी मिल जाए जो 24 घंटे आपके सवालों का जवाब दे, मुश्किल चैप्टर को आसान बना दे, पढ़ाई को स्ट्रेस नहीं स्मार्ट बना दे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब पढ़ाई में ये कहना कि मुझे ये समझ नहीं आया ना, ये शायद अब पुरानी बात हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि स्टूडेंट लर्निंग को बना रही है बेहद ही आसान और बेहद ही तेज। जी हाँ दर्शकों, आज एक क्लिक में पढ़ाई हो रही है स्मार्ट। इसके साथ ही डाउट्स क्लियर से लेकर आइडियाज़ देने तक अब एआई बन चुका है स्टूडेंट्स का ऑनलाइन साथी। ये कोई जादू नहीं है, ये है एआई, डिजिटल हेल्प फॉर एवरी स्टूडेंट। और आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे खास मेहमान उत्कर्ष जी, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में ऑल इंडिया 32 रैंक हासिल की है। तो बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष जी आपका डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। और उत्कर्ष जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके सफ़र के बारे में और इसके साथ ही कि यूपीएससी में ऑल इंडिया 32 रैंक तक पहुंचने का आपका सफ़र कैसा रहा? मैम, मैं उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले से आता हूं। जी। मेरी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी से पूरी हुई है। उसके बाद स्नातक मैंने भूगोल और अर्थशास्त्र में दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूरा किया है। उसके बाद 2024 में मैंने अपना प्रथम अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था, एंड 2025 में ये मेरा द्वितीय अटेम्प्ट था जिसमें मैंने ये रैंक हासिल की है। ये सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इसमें काफ़ी कुछ मैंने जाना, एंड इस देश के बारे में आप जितना जानते हैं, जितना सीखते हैं, वो इस सफ़र के माध्यम से मुझे जानने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज मतलब एआई आज स्टूडेंट्स की स्टडीज़ का एक हिस्सा बन चुका है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो आपके मुताबिक अगर हम बात करें तो इसने आपकी यूपीएससी जर्नी को कितना आसान बनाया, और क्या ये हर स्टूडेंट के लिए अगर हम कहें कि एक डिजिटल मेंटर बन सकता है? बिल्कुल मैम, आज के ज़माने में डिजिटल युग, डिजिटल भारत के ज़माने में एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक काफ़ी मददगार टूल साबित हो सकता है। मेरी खुद की तैयारी में मैंने काफ़ी इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये ना सिर्फ समय बचाता है बल्कि ये हेल्प करता है कि आप जो बहुत सारा मटेरियल जो है अवेलेबल, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड जो मदद आपको कहीं से नहीं मिल पा रही है वो इस पे आप एक्सेस कर सकते हैं, इस पे आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं। जी। इसमें डिजिटल मेंटोरशिप की जो बात है, जो बच्चे बड़े बड़े शहरों में नहीं रह पा रहे हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं या जिनके पास संसाधनों का अभाव है, तो वो एक फ़ोन और एक इंटरनेट के माध्यम से इसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड उनकी वो कमी वो पूरी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी स्टडीज़ का किस तरह से ये हिस्सा रहा? मैम, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने हर स्तर पर इसका काफ़ी इस्तेमाल किया है। जैसे प्रीलिम्स में, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, तो अगर कोई भी रिसोर्स आपके पास है, कोई बुक आप पढ़ते हैं, तो मैं उसको अपलोड कर देता था और फिर उससे एमसीक्यूज़ हो जाते हैं या फिर क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। इसी प्रकार से मेंस की परीक्षा में जब बहुत सारे विषय तैयार करने होते हैं, तो जो रीसेंट उदाहरण होते हैं पूरे देश विदेश से, जो अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स निकालने में काफ़ी मदद हो जाती है। और इसी प्रकार से इंटरव्यू स्टेज पे भी आपका जो एप्लीकेशन, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके अनुसार जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, तो वो प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प होती है। ओके, ग्रेट। तो हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम यूपीएससी की बात करें तो इसकी तैयारी जो है वो काफ़ी इसमें मेहनत होती है, तो ऐसे में हम एआई टूल्स का सबसे स्मार्ट और बैलेंस्ड इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी हमारी मदद करे और हमारा डिस्ट्रैक्शन ना हो कहीं? जी मैम, एक राइट बैलेंस, जैसा आपने कहा, बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो मध्यम मार्ग की अप्रोच है वो सबसे अच्छी काम करती है, कि हमें बहुत ज़्यादा रिलाई भी नहीं करना है एआई पर पूरी तरह उससे दूर भी नहीं भागना है, क्योंकि जितनी भी तकनीकी होती हैं वो सब हमारी मदद के लिए होती हैं। तो यूपीएससी जैसे परीक्षा में, जिसमें सिलेबस बहुत बड़ा है, एंड उसमें आपको पूरा करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि एआई आपका हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसके साथ में जिन चीज़ों में आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ, या फिर आप हर वक्त एक टीचर के पास नहीं जा सकते हैं, आप रात में पढ़ रहे हैं, आप सुबह जल्दी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप एआई टूल्स की मदद ले सकते हैं। फिर
जो किताबें बहुत बल्कि लगती हैं, जो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके तो जैसे कि आपने बताया कि आपने भी यूपीएससी की तैयारी के दौरान एआई का इस्तेमाल किया, तो आपने उसमें नोट्स, करंट अफेयर्स के बारे में या आंसर राइटिंग के बारे में भी इसका इस्तेमाल किया, और अगर हाँ किया है तो किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद रहा? जी मैम, मेरी तैयारी में मैंने तीनों ही इन चीज़ों में एआई का काफ़ी इस्तेमाल किया है। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स इस पूरी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। जी। तो पूरे साल हर दिन बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारी अच्छी, बहुत सारे समाचार आते हैं जी। पर क्योंकि एक इंसान के लिए सबका ट्रैक रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो इसलिए आप एआई टूल्स का यूज़ करके आप उनको सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज समराइज कर सकते हैं, आप उनकी समरीज निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे भूगोल से रिलेटेड संबंधित सभी करंट अफेयर्स देखने हैं, तो मैं एक फाइल अपलोड कर सकता हूँ, या मैं एआई से पूछ के जो भी भूगोल से आधारित घटनाएं हैं उनके बारे में जान सकता हूँ। जी। नोट मेकिंग, क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो हमें छोटे नोट्स चाहिए होते हैं, तो नोट मेकिंग के लिए बहुत सारे ऐसे एआई मॉडल्स हैं, बहुत सारे ऐसे नोटबुक मॉडल्स हैं जिसमें आप बड़ी बड़ी बुक्स को अपने अनुसार छोटे नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप परीक्षा के तुरंत पहले उनको रिवाइज कर सकें। ओके, ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि अगर हम आज कई स्टूडेंट्स की बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन जो उनकी होती है वो काफ़ी ओवरलोडेड होती है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन का वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे में एआई और टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करने की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए? मैम, जैसे हमने बात की कि बैलेंस जो वर्ड है वो बहुत ज़रूरी है। जी। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के लिए मैम दो चीज़ें हैं। सबसे प्रथम तो कि हमें अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखना चाहिए जी। और हमें आधिकारिक सोर्सेज पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। जैसे भारत सरकार की बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, पीआईबी इंडिया है, जिसके थ्रू हमें बिल्कुल आधिकारिक सूचनाएं मिलती हैं, आधिकारिक समाचार मिलते हैं, और हमें हर चीज़ को करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना हमें परीक्षा के लिए ज़रूरी है वो प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दूसरा, आजकल एक कंसेप्ट है फोमो का, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें उससे बचना चाहिए। जी। कि हम कोशिश करें कि जो बाकी लोग कर रहे हैं हमें सब नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना करना है जितना परीक्षा के लिए ज़रूरी है। एंड अगर हम सिर्फ उतना करते रहेंगे, और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैम मुझे लगता है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एआई सिर्फ मदद करने के लिए, एआई हमारे बदले की मेहनत नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। और ऋषि भाई, अगला सवाल यही है आपसे कि आपने कहा कि बिल्कुल एआई ने आपकी मदद की, तो एआई हम समझते हैं कि मदद भी करता है, हमारा समय भी बचाता है, पर क्या ये कहना ठीक होगा कि इससे जो हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी जो सेल्फ थिंकिंग है, या फिर जो हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है? मैम, मेरा ये मानना है कि हर तकनीक के साथ उसके कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और उसकी कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो हम इस पे फोकस करें, हमारा ध्यान इस पे केंद्रित होना चाहिए कि हम हर तकनीकी को कैसे अपने लिए सबसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सच है कि एआई के आने से अब हम ज़्यादा उस पर निर्भर होने लग गए हैं, तो अब हम सोचना बंद कर देते हैं, हम हर चीज़ के लिए एआई का यूज़ करते हैं। पर हमें ये समझना पड़ेगा और हमें ये कॉन्शियस चॉइस रखनी पड़ेगी कि जो चीज़ें हमें किताबों से, जो चीज़ें हमें शिक्षकों से बात करके या फिर लोगों से बात करके जो हम कर सकते हैं, हम उसका सब्स्टिट्यूट एआई को ना बनाएं। क्योंकि एक शिक्षक, एक स्कूल, एक किताब, इसका सब्स्टिट्यूट कोई भी टेक्नोलॉजी अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं देते, इसमें काफ़ी सारा सामाजिक बातें और सांसारिक ज्ञान भी छुपा हुआ है जो अभी टेक्नोलॉजी हमें नहीं दे पाएगी। पर उसके दूसरी तरफ सिर्फ क्रिएटिविटी को कम नहीं करता है, मुझे लगता है कि बढ़ाता भी है। क्योंकि अगर कोई कविताएं लिखना सीखना चाहता है या कोई अलग अलग प्रकार की कहानियां सीखना चाहता है, तो वो उस एआई के माध्यम से वो ये भी सीख सकता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में किस तरह की कविताएं, किस तरह की कहानियां प्रचलित हैं, तो वो उससे भी प्रेरणा ले सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ऐसे में अगर हम ग्रामीण और छोटे शहरों के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए एआई कितना बड़ा अवसर साबित हो सकता है, जो पहले रिसोर्सेज की कमी महसूस करते थे? मैम, ग्रामीण भारत में क्योंकि अब डिजिटल भारत जैसे कुछ सरकार के भी इनिशिएटिव्स हैं, तो मुझे ये लगता है कि अब हम डिजिटल अंत्योदय की तरफ बढ़ने वाले हैं जी। कि अब हम बिल्कुल समाज के आखिरी व्यक्ति तक भी हम तकनीकी का संचार कर रहे हैं। उसमें किसी ने कहा था कि एक बच्चा, एक शिक्षक, एक कलम और एक किताब से दुनिया बदली जा सकती है। तो आज के आधुनिक युग में मुझे लगता है कि एक बच्चे के पास अगर एक इंटरनेट कनेक्शन है और एक फ़ोन या एक लैपटॉप भी है, तो वो उसके माध्यम से कहीं से भी दुनिया बदल सकता है।
एंड जो बच्चे दिल्ली नहीं आ पाते हैं या बड़े शहरों में नहीं आ पाते हैं, अब सारी एजुकेशन ऑनलाइन, डिजिटल लाइब्रेरीज और कई सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स भी ऐसे हैं जिनके थ्रू वो लोग एक्सेस कर सकते हैं और उन रिसोर्सेज का यूज़ करके अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड, अब एक समतर विकास की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए ऐसी कौन कौन सी डिजिटल हैबिट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि वो सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें? मैम, कुछ डिजिटल हैबिट्स जो मुझे लगता है जिसने मेरी भी काफ़ी मदद की, कि सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई में कुछ फ़ोन मुक्त घंटे होने चाहिए जिसमें आप फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उसमें आप 3 से 4 घंटे की एक जो भी सेशन में बैठें, आप बिना फ़ोन के बैठें, आपको जो भी डाउट्स आएँ आप पेन से नोट कर सकते हैं और फिर बाद में आप 1 घंटा दे के उसको फ़ोन से यूज़ कर लें, क्योंकि बार बार यूज़ करने से वही डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरा, डिजिटल मिनिमलिज्म आप कोशिश करें कि अगर एक चीज़ आप किताब में आपको पता है कि कहीं पे मिल जाएगी तो उसके लिए आप बार बार इंटरनेट की तरफ ना भागें। उसके बाद में हम स्क्रीन टाइम पे काफ़ी ध्यान रखें कि आपका स्क्रीन टाइम इतना ना हो कि वो आपके पढ़ाई के घंटों से ज़्यादा हो जाए। और सोशल मीडिया इंटरेक्शंस कम करने चाहिए इस जर्नी में, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है एंड काफ़ी कुछ पढ़ना होता है, तो सोशल मीडिया इंटरेक्शंस भी कम किए जा सकते हैं। तो ये कुछ आदतें हैं जो मुझे लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हेल्प करती हैं। बिल्कुल। तो उत्कर्ष, हम आपसे ये भी यहाँ पे जानना चाहेंगे कि यूपीएससी जर्नी के दौरान ऐसा कौन सा फेज़ या मोमेंट था जब आपको ये महसूस हुआ कि कंसिस्टेंसी और इसके साथ ही स्मार्ट लर्निंग जो है वो दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है? मैम, मुझे लगता है कि असफलताएं हमें सिखाती हैं। तो मेरी जर्नी में भी जब मैं पहला अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ था जी, तो जब मैंने खुद का स्वयं किया कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं मेहनत कर रहा था पर उसकी दिशा सही नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत गलत जगहों पे कर रहा था जहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और समय के अभाव को मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो अपने दूसरे प्रयास में मैंने ये कोशिश की कि जिन चीज़ों में एआई का यूज़ करके मैं कोई चीज़ जल्दी कर सकता हूँ तो वो मैं समय बचा के अपना रिवीजन और आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकूँ, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में लगभग 80-90 दिन के आसपास मिलते हैं और उसमें काफ़ी कुछ करना होता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं काफ़ी हद तक एआई टूल्स का यूज़ करके अपना जर्नी को थोड़ा सा आसान कर सकूं। बिल्कुल। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो कि हार्ड वर्क ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्मार्ट एआई लर्निंग, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? मैम, मुझे लगता है कि दोनों का ही एक सही मिश्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ड वर्क आपको अनुशासन देता है, एक डेप्थ बिल्ड करने में हेल्प करता है, पर जो स्मार्ट वर्क होता है वो आपको एफिशिएंट बनाता है। तो इसको अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे करूं कि हार्ड वर्क जो है वो आपका एक तरह से इंजन होता है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क और जो स्मार्ट लर्निंग है ये आपकी स्टीयरिंग होती है, तो ये आपको सही दिशा देने में हेल्प करती है। तो दोनों का ही एक सही मिश्रण अगर हम करें तो फिर वो बेहतर होगा। तो आज जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैम, जो आने वाले दौर में बच्चे तैयारी करेंगे उनको मैं बस यही कहूँगा कि यूपीएससी या कोई भी परीक्षा वो एक मैराथन की तरह होती है, वो एक स्प्रिंट की तरह नहीं होती। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है, जैसा आपने कहा, और कठिन परिश्रम के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी से तुलना ना करें। हमें सिर्फ खुद के प्रक्रिया पर, खुद की प्रोसेस पे बिलीव करना है, अपने प्रियजनों के पास रहना है और अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करके रखना है, और इसके साथ साथ बस मेहनत करते रहें तो मेहनत करने से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा बिल्कुल। आपने। तो उत्कर्ष, आज आपने हमें बहुत कुछ बताया और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूबल जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन डीडी मॉर्निंग शो। थैंक यू।